वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारा चर्चा का विषय है संघात्मक राज्य व्यवस्था के लक्षण। आज हमारा चर्चा का विषय है संघात्मक राज्य व्यवस्था के लक्षण। कोई भी देश का संविधान या तो फिर किसी भी देश की राज्य व्यवस्था संघात्मक है या नहीं, वैश्विक स्तर पर इसके लिए जो है 5 नियामक तत्व को निर्धारित किया गया है। वैश्विक स्तर पर जो है संघात्मक कोई भी देश का संविधान संघात्मक है या नहीं, या तो फिर किसी भी देश की राज्य व्यवस्था संघात्मक है या नहीं, इसके लिए जो है वैश्विक स्तर पर 5 लक्षण को निर्धारित किया गया है, या तो फिर 5 नियामक तत्व को शामिल किया गया है। ये 5 नियामक तत्व है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इसके पहले हम ये जान लेते कि ये जो 5 नियामक तत्व है, यदि अगर ये 5 नियामक तत्व किसी भी देश के संविधान में या तो फिर किसी भी देश के राज्य व्यवस्था में ये 5 नियामक तत्व है, तो हम कह सकते हैं कि उस देश का संविधान, उस देश की राज्य व्यवस्था कैसी है? संघात्मक है। कैसी है? संघात्मक है ना। संघात्मक व्यवस्था के स्वरूप के बारे में हम पीछे वाली वीडियो में चर्चा किए थे। यदि अगर आप हमारी पीछे वाली वीडियो आप नहीं देखें संघात्मक स्वरूप के बारे में, तो आप पीछे वाली हमारी वीडियो को अवश्य देखें। तो आप उसको देखेंगे तो ये बात आपको यहाँ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो ये 5 लक्षण जो है, संघात्मक के 5 लक्षण जो है किसी भी देश के संविधान में होना चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे कि उस देश के संविधान में क्या है, संघात्मकता के लक्षण पाए गए हैं। इसके अलावे जो है 5 के अलावे और भी हो सकते, अलावे और भी तत्व 5 के अलावे और भी तत्व जो है समाहित हो सकता है। लेकिन जरूरी क्या है कि ये 5 तत्व तो है, 5 तत्व जो है ये होना ही चाहिए। मतलब ये 5 तत्व किसी भी देश के राज्य व्यवस्था में नहीं है तो हम कभी नहीं कहेंगे कि उस देश के संविधान जो संघात्मक है। तो 5 के अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन ये 5 जरूरी होता है। ये 5 काफी जरूरी है, तभी हम कहेंगे कि यह जो है संघात्मक है। मतलब ये काफी महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है ना। तो आइए हम विस्तार से जानते हैं कि ये जो वैश्विक स्तर पर जो 5 नियामक तत्व निर्धारित किए गए हैं, किसी भी देश के संविधान की 5 नियामक तत्व जो निर्धारित किया गया है, ये क्या है। तो अपने ये सुविधा के लिए मैंने जो है एक ट्रिक बनाई है, उसका नाम है DSWRA। ये जो है आप कभी भी एग्जाम में ये मत लिखिएगा कि DSW लिख करके हम फुल फॉर्म इसका कर दें। ये अपने अनुसार बनाए ताकि जो आप सबको याद करने में सुविधा हो, रटने की जरूरत ना हो, है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं कि DSW क्या है ना। ये DSWRA क्या है। तो यदि अगर हम ये बात करें DSWRA, हम ये बात कर रहे हैं संघात्मक राज्य व्यवस्था के लक्षण की बात कर रहे हैं, जिसमें से 5 लक्षण है। 5 लक्षण का हम एक शॉर्ट ट्रिक बनाए हैं DSWRA, जिसका मतलब है D फॉर क्या मतलब है, डिवीजन ऑफ पावर, मतलब शक्तियों का विभाजन। डिवीजन ऑफ पावर मतलब शक्तियों का विभाजन। दूसरा S का मतलब क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। तीसरा जो W है हमारा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है, लिखित संविधान। क्या है, लिखित संविधान। ये चौथा R का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कठोरता। ये जो 5वीं लक्षण है, इसका मतलब ये फॉर क्या है, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स। ये फॉर अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स। तो कोई भी देश के संविधान में, किसी भी देश की राज्य व्यवस्था में ये 5 नियामक तत्व है, तो हम क्या कहेंगे कि वह देश का संविधान क्या है, संघात्मक है ना। उस देश की राज्य व्यवस्था क्या है, संघात्मक है। तो आइए हम विस्तार से जानते हैं कि ये शक्ति का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, संविधान की कठोरता और न्यायालयीय प्राधिकार, ये क्या है। तो शुरू करते हैं हम शुरू से, है ना। ये फर्स्ट वाली जो है शक्तियों के विभाजन। ये जो शक्तियों के विभाजन है, इसका मतलब क्या होता है, शक्तियों का विभाजन का सीधा सा मतलब है कि यहाँ जो है इस देश के संविधान में जो है सेंटर और स्टेट, मतलब राज्य और केंद्र के बीच जो है, राज्य और स्टेट के बीच, केंद्र और आपका ये राज्य के बीच जो है शक्तियों का विभाजन जो है, शक्तियों का विभाजन होता है। कहने के मतलब जो है
वहाँ जो है राज्य को किन किन क्षेत्रों में कानून बनाना है और केंद्र को किन किन क्षेत्रों में कानून बनाना है, ये सारी बातें जो है संविधान में लिख दिया गया होता है। तो शक्तियों के विभाजन कहाँ होता है? सेंटर और स्टेट के बीच, केंद्र और राज्य के बीच होता है। लेकिन एक बात आता है शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण, ये जो शक्तियों का पृथक्करण जो है ये मॉन्टेस्क्यू ने दिया था सिद्धांत। यह सिद्धांत कौन दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। तो शक्तियों का पृथक्करण, ये जो बात आती है ये सरकार के अंगों के बीच होती है। तो हम जानते हैं कि हमारे सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो वहां क्या होती है? शक्तियों का पृथक्करण। लेकिन यहाँ क्या बात हो रही है? शक्तियों का विभाजन। और ये शक्तियों का विभाजन कहाँ होती है? केंद्र और स्टेट के बीच, है ना, केंद्र और राज्य के बीच होती है। किसके बीच होती है? केंद्र और राज्य के बीच होती है। तो ये पहली बात होगी। नेक्स्ट है हमारा संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता मतलब सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा सा मतलब ये है कि मतलब इसमें जो है इस देश के संविधान में जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो शक्तियों का स्रोत होगा क्या होगा? संविधान होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो शक्तियों का स्रोत होगा वो क्या होगा? संविधान होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। मतलब उनकी सारे कार्य क्षेत्र को, उनकी सारी शक्तियों को जो है संविधान में लिख दिया गया होता है और उसी संविधान के तहत जो है केंद्र को और राज्य को चलना होता है ना। मतलब वो संविधान के बाहर जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जो है केंद्र और राज्य जो है कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब संविधान ही सर्वे सर्वा होता है, संविधान ही सर्वे सर्वा होता है। संविधान के बाहर जो वो लोग अपना एक भी कदम बाहर नहीं रख सकते, है ना। तो ये होता है संविधान की सर्वोच्चता का मतलब। आगे है लिखित संविधान, है ना। ये संघात्मक व्यवस्था वाले कंट्रीज में जो है, राज्य व्यवस्था में जो है संविधान कैसा होता है? लिखित होता है, रिटेन होता है। रिटेन क्यों होता है? क्योंकि यदि अगर हम अभी हमने पहले पढ़ा था कि शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र और राज्य के बीच। अब जी शक्तियों का विभाजन हुआ, यदि अगर उसको हम लिखित रूप से ना लिख दें, मतलब संविधान में यदि अगर हम एक लिखित रूप से ना, रिटेन ना हो, तो एक समय ऐसा आएगा कि यदि अगर लिखित ना हो तो केंद्र और राज्य के बीच जो है विवाद बढ़ सकता है ना। यदि अगर मौखिक रूप से बोल दिया कि आपका शक्ति है या आपका शक्ति है, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसमें क्या होगा? विवाद उत्पन्न हो सकती है ना। इसके संदर्भ में एग्जाम्पल्स पेश कर सकते हैं, उदाहरण पेश कर सकते हैं। मान लीजिए एक मेरा दोस्त है, एक हम है ना। कोई संपत्ति थी, हमने क्या किया? बंटवारा किया। अपने दोस्त को मैंने 40% दिया और मैं जो हूँ खुद उसको 60% रख लिया। उस प्रॉपर्टी का हिस्सा जो 60% हम खुद रख लिए और अपने दोस्त को हम क्या दिए? 40% दिए। अब मान लीजिए 1 साल 2 साल बीत गया क्या, और मेरा दोस्त जो है उसको हम 40% दिए थे, तो उसको सपोज याद नहीं है, या तो फिर मेरे साथ बेईमानी कर रहा है कि नहीं, मतलब जो बात हुई थी, मौखिक रूप से जो बात हुई थी, वो जो है आपको मिला था 40% और हमको मिला था 60%। लेकिन बात तो बोला गया था उसको 40% लेकिन हमको 60%। तो ये बात जो है लिखित रूप में नहीं थी, तो वही कालांतर में क्या होगा? विवाद में चेंज हो गया, है ना, विवाद बन गया। तो इसीलिए जो है इसी प्रकार से संविधान में सारी बातों को जो है केंद्र और राज्य की क्या क्या शक्तियां होगी, ये सारी बातों को, है ना, ये सारी बातों को जो है संविधान में लिख दिया जाता है कि आपका कार्य क्षेत्र है, ये आपका शक्ति है, ये आपका शक्ति है, ताकि भविष्य में जो है विवाद ना बने, डिस्प्यूट जो है ना बने। तो इसीलिए जो है संघात्मक व्यवस्था में संविधान क्या होता है? लिखित होता है, रिटन होता है। आगे है संविधान की कठोरता, है ना। ये संविधान की कठोरता जो है, इसका मतलब ये है कि जो संविधान में जो विभिन्न प्रावधान है ना, विभिन्न प्रावधान है, जैसे हमारा अनुसूची है, पाठ है, शेड्यूल है। तो ये जो विभिन्न प्रोविजन संविधान में समाहित किया गया होता है, तो वो प्रावधान वो जो प्रावधान समाहित किया गया है वो क्या है? कठोर है। कहने का मतलब है, कठोर कहने का मतलब जो संविधान का जो प्रावधान तय किया गया है उसमें जो संशोधन होगा, वो संशोधन होगा काफी, उसकी जो संशोधन की प्रक्रिया होगी वो काफी जटिल होगी, काफी कॉम्प्लेक्स होगी, है ना। मतलब संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया जो है क्या होगी? काफी जटिल होगी, काफी कॉम्प्लेक्स होगी, है ना। तो संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान निर्धारित किए गए हैं जो
जिसकी संशोधन जो जिसका अमेंडमेंट क्या होता है, काफी जटिल होता है ना। जटिल होता है कहने का मतलब जो है संसद के 2/3 से जो है 2/3 बहुमत से जो है विशेष बहुमत से जो है उस कोई भी विधेयक को जो है पास करना होता है, या तो फिर मतलब आधे से अधिक विधानमंडल जो हमारे टोटल जो है आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल से जो है उसको पेश करवाना होता है। तो कुल मिला के ये सारी जो है उसमें जो संशोधन की जो प्रक्रिया होती है काफी जटिल होती है, काफी कॉम्प्लेक्स होती है। तो ये कठोरता का मतलब क्या है कि संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी, काफी जटिल होगी, काफी कॉम्प्लेक्स होगी। नेक्स्ट है न्यायालयीय प्राधिकार, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स। इसका मतलब क्या है कि यदि अगर इसका मतलब यह है कि यदि अगर केंद्र और राज्य के बीच या तो फिर राज्य के बीच या तो फिर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच यदि अगर विवाद उत्पन्न होता है, मैंने क्या कहा कि केंद्र और राज्य के बीच या तो फिर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच यदि अगर विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवादों का निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। और इसका दूसरा मतलब क्या है, न्यायालय प्राधिकार का एक मतलब ये हो गया, और दूसरा मतलब क्या है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जो है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जो है किसका है, हाई कोर्ट को भी है और सुप्रीम कोर्ट को भी है। संविधान के विश्लेषण करने का अधिकार किसको दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को भी दिया गया है और हाई कोर्ट को भी दिया गया है। तो ज्यादातर हम प्रभावी किसको मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे, है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है काफी उसमें अनुभवी लोग होते हैं। तो मतलब न्यायालय का जो है विश्लेषण करने का अधिकार किसको है, कोर्ट को है। किसको है, सुप्रीम कोर्ट को है ना। तो न्यायालयीय प्राधिकार का मतलब ये होता है। आइए ये तो बात होगी वैश्विक स्तर पर। आइए हम जो वैश्विक स्तर पर 5 जो नियामक तत्व निर्धारित किए गए हैं संघात्मक का, तो ये क्या हमारे देश में ये हमारा देश का जो संविधान है, क्या उसमें ये नियामक तत्व है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नियामक तत्व है या नहीं। तो यदि अगर हम बात करते हैं नियामक तत्व के बारे में, भारतीय संविधान के नियामक तत्व के बारे में, तो ये जो 5 नियामक तत्व है, आप यदि अगर भारतीय संविधान को ढंग से पढ़े होंगे, तो ये पांचों के पांचों नियामक तत्व जो है, जो हमने ये लिखा है शॉर्ट फॉर्म में DSWRA, तो ये पांचों के पांचों नियामक तत्व जो है हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलता है ना, देखने को मिलता है भारतीय संविधान में पांचों के पांचों। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हमारा भारतीय संविधान क्या है, हमारा भारतीय संविधान क्या है, संघात्मक है। क्या है, संघात्मक है। और संघात्मक में से किस प्रकार का संविधान है हमारा भारतीय संविधान, यूनियन प्रकार का है। जो यह कहाँ देखने को मिलता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में, है ना, उसमें क्या लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल 1 में लिखा गया है ना। तो भारतीय संविधान स्पष्ट है कि भारतीय संविधान क्या है, संघात्मक है। और संघात्मक में से कैसा, यूनियन प्रकार के, है ना, यूनियन प्रकार की संघात्मकता जो भारत में पाया जाता है। तो बहुत सारे विद्वानों का बहुत सारा स्टेटमेंट आता है कि भारतीय संविधान जो है, ये कोई बोलता है कि भारतीय संविधान संघात्मक है, कोई बोलता है कि भारतीय संविधान जो है अर्ध संघात्मक है। तो कौन कौन सा विद्वान जो है संघात्मक प्रकृति के मानते हैं। तो यदि अगर हम भारतीय संविधान के संदर्भ में बात करते हैं संघात्मक प्रकृति के रूप में, तो नाम आता है सबसे महत्वपूर्ण विद्वान का नाम आता है अलेक्जेंड्रोविच। ये क्या बोलते हैं भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में, ये बोलते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो क्या है, संघात्मक है। वो क्या है, संघात्मक है। ये कौन बोले हैं, अलेक्जेंड्रोविच, है ना। आपका सवाल ये आ सकता है कि आपका सवाल ये बन सकता है कि निम्न में से कौन से विद्वान भारतीय संविधान की प्रकृति को संघात्मक बताया। तो एक ऑप्शन दे देगा आपका अलेक्जेंड्रोविच, तीन और कोई विद्वान का नाम दे देगा। तो आपको किस में टिक करना है, आपको किस में सही लगाना है, अलेक्जेंड्रोविच में। और भी जैसे विद्वान है डीडी बसु, ये भी क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, संघात्मक है। कैसी है, संघात्मक है। और साथ ही साथ जो हमारे भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थी, है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, वो क्या बोलते हैं कि भारतीय संविधान क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, संघात्मक है।
और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये भी क्या बोलता है कि हमारा भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसी है, कैसी है, संघात्मक है ना, फेडरलिज्म है ना, यूनियन प्रकार की है। मतलब कुल मिलाकर के जो है संघात्मक प्रकृति की बात कौन कौन करते हैं? अलेक्जेंड्रोविच करते हैं, डी बसु करते हैं, प्रारूप समिति की थी, और हमारा सुप्रीम कोर्ट, ये चारों को चारों क्या बोलते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका नेचर क्या है? संघात्मक है। क्या है? संघात्मक है। संघात्मक एक अर्ध संघात्मक में एक बात आती है, मतलब हमारे भारतीय संविधान को जो है एक सबसे महत्वपूर्ण विद्वान का नाम है कैसीवेयर, है ना, कैसीवेयर। कैसीवेयर ये क्या बोलते हैं? कैसीवेयर जो है, कैसीवेयर कैसीवेयर ये जो कैसीवेयर है, ये क्या बोलते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है, हमारा जो ये भारतीय संविधान है, क्या है? अर्ध संघात्मक है। हमारा भारतीय संविधान क्या है? अर्ध संघात्मक है। तो ये किसका स्टेटमेंट है? कैसीवेयर का। ये भी सवाल जो है कई बार बना है ना कि भारतीय संविधान की प्रकृति के संदर्भ में जो है अर्ध संघात्मक की संज्ञा किसने दी? तो आपका क्या जवाब होगा? कैसीवेयर की, है ना। लेकिन ये जो कैसीवेयर साहब जो बोले हैं तो ये कहीं ना कहीं आलोचनात्मक रूप से हम लिख सकते हैं, लेकिन यदि अगर हम भारतीय संविधान को अच्छी तरह से परीक्षण करें तो हम भारतीय संविधान को कभी भी जो अर्ध संघात्मक की संज्ञा नहीं दे सकते। हालांकि बहुत सारे लक्षण मिलते हैं, मतलब बहुत कम ही लक्षण मिलते हैं जो अर्ध संघात्मक है, लेकिन ज्यादातर हमको लक्षण क्या मिलता है? संघात्मक की। तो हमने बात की थी ना कि मतलब कोई भी देश के संविधान जो है संघात्मक है या नहीं, इसके लिए 5 पैरामीटर तय किया गया है ना, 5 पैरामीटर तय किया गया है, DSWRA, है ना, जिसमें से हम समझाए थे, अभी तुरंत समझाए थे DSWRA का मतलब क्या होता है। तो यदि अगर ये 5 नियामक, ये 5 पैरामीटर किसी भी देश के संविधान में, किसी भी देश के राज्य व्यवस्था में है, तो हम कह देंगे, स्पष्ट रूप से कह देंगे कि उस देश का संविधान क्या है? संघात्मक है ना, संघात्मक है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में यह हम जानने की कोशिश किए कि संघात्मक व्यवस्था के लक्षण कौन कौन सा, या तो फिर उसकी विशेषता क्या है, लक्षण क्या है, मूल विशेषता क्या है। इस प्रकार से हमारे इस वीडियो में बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।